हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। आप लोग को पता है कि 28 और 29 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम का पेपर था। अब जो है एग्ज़ाम की डेट सीधे 8 तारीख से चालू है, जो 8 फरवरी तक हमारी चलनी है। हम लोग इस क्लास में हिंदी के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कर रहे थे, जिसमें आप लोग को पता है कि 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश और 15 नंबर की हिंदी पेडागॉजी यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र आता है। हम लोग अभी तक 8 क्लासें ले चुके हैं। आज मैं आप लोगों के लिए 9वीं क्लास लेकर आया हूं, जिससे आपके जो हिंदी सीटेट का पाठ्यक्रम है वो पूर्ण हो सके और आपके नंबर अच्छे आ सके। चलिए हम लोग टाइम न बर्बाद करते हुए टॉपिक पर आते हैं और आज का गद्यांश को देखते हैं। आपका आज गद्यांश है हमारे जीवन के ऊपर। पढ़िए गद्यांश को। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, यानी कि जो हमारे जीवन में खराबी है इसका स्रोत कहाँ है, इसका हमें पता लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि जो हमारे जीवन में जिस जगह खराबी है या जिससे हमारी आगे आने वाली जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है, उसको हमें पता लगाना चाहिए और उसका हमें निदान करना चाहिए। स्रोत वही हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और वह है हमारा घर। यानी कि जो स्रोत है हमारा वही हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, यानी कि हमारा घर। हम लोग का जो जीवन होता है वो हमारे घर से ही प्रारंभ होता है। जब आप बच्चा जन्म लेता है तो वह घर में से ही उसका पूरा जीवन प्रारंभ हो जाता है। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्दशा है। अवश्य आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। लेखक यहाँ पर कहता है कि इस समय जो हमारे घरों का मतलब पर्यावरण है या माहौल है वो बहुत बिगड़ चुका हुआ है। अवश्य आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घर में कुछ दोष आ जाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का क्या करें, प्रयास करें। जो मान लो घर में दोष आ गए हैं, उन दोषों को आपका भी कर्तव्य है कि आप उनको निदान करें या दूर करें। सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट ना हो। आप लोगों को परिवार के सभी सदस्यों को ख्याल रखना चाहिए कि जिससे कि आप जो काम करें जिससे किसी दूसरे को क्या ना हो, कष्ट ना हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी और घर का माहौल आपका अच्छा होगा और घर में शांति होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने आप को दोष नहीं देता, सब दूसरे को दोष देते हैं। आज की कंडीशन ये हो गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को दोषी नहीं मानता, वो अगले के ऊपर दोष मार देता है। तो लेखक यहाँ पर यही कह रहा है कि कोई अपने आप को दोष नहीं देता, सब दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी जो है, हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है, इसमें आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग, जो हमारा आगे आने वाला भारत होगा वो उसी प्रकार होगा जैसा आप लोग का घर का माहौल होगा और आप लोग जैसे प्रतिक्रियाएं करेंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं, और यदि आप अपने काम के प्रति उदासीन नहीं है तो आप वास्तव में देशद्रोही है। यदि आप के जीवन में जो आपके घर का माहौल खराब हो चुका है, यदि आप उसको सही नहीं करते और जो आपके आगे आने वाली जीवन है उसमें बहुत कठिनाइयाँ होंगी, इसको हमें सुधार करना चाहिए। और यदि आप अपना काम ठीक से करते हैं तो आप देशभक्त हैं, और यदि आप अपने काम के प्रति उदासीन नहीं तो आप वास्तव में क्या है, देशद्रोही की यहाँ पर संज्ञा दी गई है यदि आप कोई काम को अच्छे से नहीं करते। आई होप आप लोगों को ये गद्यांश समझ में आया हुआ होगा, किस बेस पे किस आधार पे वर्णित है। हम लोग इसके क्वेश्चन पर आएंगे। देखिएगा कितने कम समय में कितने आसानी से सवाल आएंगे। हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, देखिए स्रोत वही हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और वह है हमारा घर। यानी कि जो हमारा स्रोत है खराबी का वो कहाँ से होता है, घर से। तो आप देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे अपने घर में। नेक्स्ट है हमारा कर्तव्य क्या है, अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें, दोषों को दूर करने का यत्न करें, देश के प्रति वफादार बने, सबके भावों का आदर करें। हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे घर में दोष आ गए हैं उसको दूर करने का क्या करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए लिखा हुआ है आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का यत्न करें। मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर क्लास में बताया हुआ था कि जो भी गद्यांश में लिखा होगा
वही आपका आंसर होगा और आप लोग को ऑप्शन गद्यांश से ही मैच करना होता है। देखिए लिखा हुआ है कर्तव्य की बात कही गई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने किसी दूसरे का कष्ट मतलब दूसरे का यत्न करें। नेक्स्ट पर आएंगे, दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अपने आप को दोष न देना, दूसरों को दोष देना, यह प्रयास कि आपके कारण दूसरे को कष्ट ना हो। दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, लिखा हुआ है देखिए, दोषों को दूर करने का यत्न करें, सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आपके कारण किसी दूसरे का क्या ना हो, कष्ट ना हो। तो बाकी कोई भी आपका ऑप्शन कहीं भी मैच नहीं कर रहा, आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट ना हो। गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात बताना है। देखिए कहीं मैंने लिखा हुआ था कि विचित्र, देखिए आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने आप को दोष नहीं देता, सब दूसरे को दोष देते हैं। देखिए दूसरे को दोष, स्वयं को दोष न देखना, स्वयं के दोषों की स्वीकृति, दूसरे को दोष को न देखना, दूसरे को कष्ट न देना। यानी कि यहाँ पर है कोई अपने आप को दोष नहीं देता, सब दूसरे को दोष देते, यानी कि स्वयं का दोष न देखने की बात कही गई है और दूसरे पर हम लोग आरोप मर देते हैं। नेक्स्ट है देशभक्त समास का विग्रह बताना है। मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि आप लोग को हिंदी बेसिक ग्रामर आना चाहिए। देशभक्त में हमारा समास होता है तत्पुरुष। देशभक्त का भावार्थ या अर्थ होता है देश का भक्त, तो हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा, देश का भक्त, ना कि देश की भक्ति। नेक्स्ट है गद्यांश में स्रोत शब्द का क्या तात्पर्य है। स्रोत मतलब होता है कि हमारी जो जीवन में कठिनाइयां हैं उनके पीछे मुख्य कारण क्या है। आपको गद्यांश में लिखा हुआ था, देखिए इसका हमारे खराबी का स्रोत कहाँ है, यानी कि हमारा कारण इसमें दिया गया हुआ है कि हम उसे ठीक करने का प्रयास करना है। गद्यांश में स्रोत शब्द का तात्पर्य क्या है, कारण से, ना कि वृद्धि से, ना जिम्मेदारी, ना प्रारंभ से। अब आपको बताना है दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना। आप दुर्व्यवस्था शब्द को जब लिखेंगे तो दुर प्लस अवस्था, तो आप देखिए यह वाला आपका सही हो जाएगा। दुर प्लस अवस्था, ये हलंत नहीं है इसमें, जबकि इसमें हलंत है। दुर आपका एक उपसर्ग हो जाएगा और ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है। देखिए आपको बताना गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है। आप लोग देखते होंगे हमारा, जैसे मान लीजिए गद्यांश है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप सब देशभक्त यदि अपने काम के प्रति उदासीन नहीं तो आप वास्तव में क्या है, देशद्रोही है। हमें वही बताना है कि देशद्रोही कौन है। गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है, जो देश से द्रोह करे, जो अपने घर से असंतुष्ट हो, जो अपने दोष नहीं देखता, जो अपने काम के प्रति उदासीन ना हो। देखिए आपने देखा कि गद्यांश को देखा और पूरे क्वेश्चन आपको गद्यांश से ही मिल गए। आप लोग केवल क्वेश्चन देखिए जो शब्द दिए हैं और वो गद्यांश में किस जगह है, तो उसके आसपास को देखिए, वो वर्ड आपका ऑप्शन में जो लिखे है वो जरूर होगा। हम लोग नेक्स्ट आते हैं काव्यांश की बात करते हैं। देखिए मैंने आप लोग को बताया तो पद्यांश में थोड़ा भावार्थ निकालने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है, तो आप लोग एक सरसरी नज़र में इसको पढ़ लिया करिए और फिर इसके ऑप्शन पे जाया करिए। देखिए हम आपको बताते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते हैं ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस और चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। देखिए यहाँ पर दीवानों की क्या है हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी कि कोई व्यक्ति है आज यहाँ है और कल वहाँ है, हम धूल उड़ाते मस्ती का आलम साथ साथ चला, यानी कि जो हमारा मस्ती करने का जो ढंग है वो साथ साथ चल रहा है। हम जहाँ भी चलते हैं वहाँ पर क्या उड़ाते रहते हैं, धूल उड़ाते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी और आंसू बनकर वह चले अभी, यानी कि हमारे जीवन में कुछ दिन खुशियाँ आई और फिर कुछ दिन बाद दुख आया जिससे हमें आंसू निकले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, और हम लोग ये कहते रह गए कि उल्लास आया और तुरंत तुरंत तुम चल दिए।
यह मत पूछो बस चलना है, इसलिए जग से कुछ उसका लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। यानी कि व्यक्ति ने यहाँ पर जीवन को निरंतर कार्य करने की बात कही गई है। हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे सीधे। इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्ति की बात कही गई? मस्ती का आलम साथ साथ चला, यानी कि यहाँ पर मनमौजी स्वभाव वाले की या हंसमुख स्वभाव वालों की, उदार स्वभाव वालों की, गंभीर स्वभाव वालों की? यहाँ पर मनमौजी स्वभाव वालों की मस्ती का आलम है, यानी कि मनमौजी स्वभाव वालों की बात कही गई। देखिए हंसमुख भी सही हो सकता है और मनमौजी भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हंसमुख स्वभाव की बात इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा मस्ती का आलम साथ साथ चला, यानी कि व्यक्ति जो मस्ती कर रहा है, मनमौजी व्यक्ति है, वो अपने स्वभाव में इस तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहा है। हमारे लिए सुख दुख समान है भाव कविता की किस पंक्ति से व्यक्त होता है? यानी कि सुख दुख, यानी कि आपका सुख भी आ रहा है और दुख भी आ रहा है, तो आपका किससे यह भाव कविता की किस पंक्ति में व्यक्त होता है? आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। आपका डी ऑप्शन इस पंक्ति में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कविता में आए वहां चले पद का भाव क्या है? वहां चले का मतलब होता है, देखिए लिखा हुआ है हम दीवानों की क्या हस्ती है, मस्ती का कल वहां चले। देखिए यहाँ लिखा है हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कवि है वो ये कहना चाहता है कि आज हमारा जीवन है और कल हमारी मृत्यु होगी। तो यानी कि मृत्यु की बात कही गई, यानी कि वीर गति को प्राप्त होना। यहाँ पर एक वीरों की बात कही गई है कि कभी हमारी जिंदगी जीवन में उल्लास होता है और कभी आंसू निकलते हैं जब कोई हमारा शहीद भाई घाटी में शहीद हो जाता है। तो इसलिए इसका भावार्थ होगा वहां चलेगा मतलब वीर गति को प्राप्त हुए। उल्लास शब्द में उपसर्ग बताना, मैंने आप लोग को बताया कि उल्लास उत प्लस लास शब्द से मिलता है, जो आगे होते हैं वो उपसर्ग होते हैं, यानी कि उपसर्ग हो गया, हमें उपसर्ग ही बताना था। उत देखिए ये ऑप्शन है, एक में उत लिखा होगा, एक में उत हलंत के साथ होगा, तो हलंत वाला हमारा सही होगा। नेक्स्ट है चलना है बस इसलिए चले, इस पंक्ति में क्या आशा है? चलना है बस इसलिए चले, हमारे चलने का कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे चलने का कोई प्रयोजन नहीं, हमारा जीवन लक्ष्यहीन है, चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें जीवन में चलते ही रहना है जब तक हमारा प्रयास सफल न हो जाए। कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ क्या है? देखिए आलम जो होता है हमारा, आलम मतलब ये जो होता है, आलम एक अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है दशा या हालात, यानी कि हमें किसी भी समय का बोध कराता है कि हमारी दशा कैसी है और हमारे हालात कैसे हैं। तो आलम शब्द का हालात आपके ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए नंबर पे अनुभव है, बी नंबर पे हालत है और सी नंबर पे घटना है और डी नंबर पे विषय है। थोड़ा आपको इसमें आलम शब्द में कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि आलम इसमें शब्द दिए तो है, देखिए मस्ती का आलम साथ चला, तो आपको उसको हालात के बारे में बताया गया है उसके। नेक्स्ट है आपके पेडागॉजी क्वेश्चन। आप लोग ने पेडागॉजी के क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस की है, आई होप आप लोग तुरंत देख के बता देंगे। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं मैत्रीपूर्ण वातावरण से, पढ़ाए जाने वाले वातावरण से, औपचारिक वातावरण से, प्राकृतिक वातावरण से। मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि जो हमारी भाषा होती है वो सरल एवं सहज होती है, पर्यावरण से सीखी जाती है जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, और जन्मजात क्षमता होती है। तो विद्यार्थी प्रथम भाषा हमेशा सीखेंगे कहाँ से? प्राकृतिक वातावरण से, ना कि औपचारिक वातावरण से और ना ही मैत्रीपूर्ण वातावरण से। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षा में प्रामाणिक सामग्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षा में प्रामाणिक सामग्री नहीं, यानी कि हमें भाषा अधिगम सीखना है उसमें कौन सी प्रामाणिक सामग्री नहीं है? पढ़िए, हमें नहीं निकालना है, नहीं वाला ढूंढना है। ये ध्यान दीजिएगा, 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और 1 ऑप्शन आपका अलग होगा। पहला ऑप्शन है विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी का विद्वान द्वारा लिखी गई कविता। देखिए
प्रामाणिक सामग्री में आप लोग देखते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती है उसमें किसी कवि या किसी लेखक का 20वीं शताब्दी के जो लेखक थे उनकी कविता या उनका गद्यांश का वर्णन है, यानी कि ये वाली बात हमारी बिल्कुल सही है। दूसरी है पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखे गए कविता, यह भी बात सही है। समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, यह भी बात सही है। एक समाचार पत्र से लिया गया, देखिए एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून, यह भी बात सही है, लेकिन आपकी यहाँ पर लिखा हुआ पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से, यानी कि विशेष शब्द लग गया। आप देख रहे हैं कि आप लोग को निगेटिव निकालना था, आप लोगों को यहाँ पर निगेटिव निकालना था कि कौन सी भाषा अधिगम्य शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो भी हमारी 20वीं शताब्दी की कविताएं होंगी विद्वान द्वारा लिखी गई होगी, उसी से भाषा अधिगम बढ़ता है। और फिर उसके बाद लिखा समकालीन लेखक द्वारा एक लघु कथा कोई कहानी के बारे में लिखा होता है, और एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून यानी कि व्यंग्य चित्र। आप जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक में हमारी व्यंग्य चित्र होते हैं, जिससे हमारा बच्चा अधिक से अधिक भाषा अधिगम शिक्षण कर लेता है। तो इसलिए हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि विशेष रूप से यहाँ पर एक निगेटिव शब्द का प्रयोग किया गया है। किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन के मूल्यांकन में सहायक होता है। देखिए यहाँ पर एक कहानी का अपने शब्दों में, एक कोई बच्चा उसने कहानी अपने शब्दों में पढ़ी, उसके बाद उस शब्दों का पुनर्कथन के मूल्यांकन में सहायक क्या होगा। तो देखिए प्रवाह है, तो इसका देख लीजिए पुनर्कथन में प्रवाह तो होगा ही, शुद्ध स्पष्टता बिल्कुल आएगी, स्मृति यानी कि मेमोरी बिल्कुल आएगी, लेकिन बोधगम्यता यानी कि समझ का उसका विकास। देखिए इसके चारों ऑप्शन तो आपके सही है, क्योंकि शुद्ध स्पष्टता, देखिए कहानी पढ़ेगा फिर दोबारा उस चीज को रिपीट करेगा तो उसके शुद्ध स्पष्टता तो शब्दों में आएगी ही, प्रवाह भी बनेगा, स्मृति भी होगी, उसकी मेमोरी यानी कि याद भी होगा। हमें यहाँ पर मेन फोकस करना है कि जो ज़्यादा सटीक आंसर है वो हमारा बोधगम्यता समझ, यानी कि कहानी को जब बालक पढ़ लेगा तो उसके अंदर उस कहानी के भाव को समझने की प्रवृत्ति आ जाएगी। तो हम लोग इसका आंसर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, एक अध्यापक किसी पाठ सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है या सुनाती है, यानी कि एक जो अध्यापक है आधा जो कहानी का भाग होता है उसको आधा वो खुद पढ़ती है। फिर पढ़िए, और विद्यार्थियों से समूह में से अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहती है, और जो उसका आधा भाग बचा है वह शिक्षिका या जो शिक्षिका या अध्यापक है, शिक्षक या अध्यापक है, वो उनसे पूरा करने के लिए कहती है। तो हमें बताना है कि यह क्या होगा। देखिए सामूहिक कार्य होगा नहीं, अंतर्ग्रही गतिविधि बिल्कुल नहीं, लेखन गतिविधि, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने की बात कही गई तो लेखन गतिविधि होगी नहीं। तो हमारा होगा अनुभव आधारित क्रिया। आप लोग देखते हैं कि जब अध्यापक किताब को आधा पढ़ा चुका होगा, एक पाठ का आधा भाग पढ़ा चुका होगा, तो आधा पढ़ाएगा, जब छात्र ने उसको देख लिया यानी कि उसका अनुकरण कर लिया, तो फिर अनुकरण करने के बाद जो उसने अनुभव लिया उससे, तो उसी के आधार पर वह आगे पूरी कहानी को या आधा भाग को पूरा पढ़ के बता देगा, यानी कि अनुभव आधारित प्रक्रिया। नेक्स्ट है, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता। देखिए आप लोग को जो ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि जो हमारे विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत है उसमें 3 चीजें होती है। एक होता है व्याकरणीय अनुक्रम, यानी कि व्याकरण क्रम से आप लोग समझ गए कि जहां पर व्याकरण का प्रयोग होता हो। दूसरा है अर्थ संबंधी, अनुक्रम, यानी कि जो हमें शब्दों का अर्थ निकालना हो उससे संबंधित होता है। एक होता है शब्दावली अनुक्रम, ये जो हमारे शब्दों से संबंधित होता है। तो आप लोग को याद करना है कि विदेशी भाषा के शिक्षण में जो अनुक्रमणता का सिद्धांत होता है वह 3 होता है, व्याकरणीय अनुक्रम, अर्थ संबंधी अनुक्रम और शब्दावली अनुक्रम। तो आप लोग का इसमें देखिए कौन तीनों ये मैच कर रहा है, ध्वनि संबंधी अनुक्रम मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताना था।
इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। यदि क्वेश्चन में कह देते विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमता का सिद्धांत कौन सा सम्मिलित है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि व्याकरणिक लिखा हुआ हो या अर्थ संबंधी लिखा हुआ हो या शब्दावली लिखा हुआ, इन तीन में से कोई भी मिले तो आप लोग उसके आंसर के साथ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है, इसको हम लोग करेंगे सवाल को, पहले आगे देख लेते हैं। देखिए, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चों की भाषा सीखने के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से है। हमें यहाँ पर बच्चों की जो कारक होते हैं जो सीखने में प्रभावित करते हैं उनके बारे में बताना है। देखिए पहले बच्चे की भाषा में रुचि, बिल्कुल बात सही है। यदि बच्चे की भाषा में यदि सीखने में रुचि नहीं होगी तो आप उसको भाषा नहीं सिखा सकते। इसलिए बच्चे को भाषा सीखने में खुद इंटरेस्ट होना चाहिए। गा नंबर लिखा बच्चे के आसपास का परिवेश, बिल्कुल बात सही है। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, क्योंकि यदि बच्चे का आसपास का जो परिवेश होगा वो अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा, तो बच्चा उससे ज़्यादा सीख लेगा। पुरस्कार एवं दंड, बिल्कुल बात है, लेकिन पुरस्कार एवं दंड जो है यहाँ पर निगेटिव बात है। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो कारक हमारे मनोवैज्ञानिक कारक बताना जो प्रभावित करते हैं लर्निंग को, और उसने ये नहीं कहा कि इसमें कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। हमें केवल ये बताना था कि कौन से कारक जो है उसको प्रभावित करते हैं। तो यानी कि बच्चे की भाषा में रुचि प्रभावित करती है, बच्चे का आसपास का प्रवेश करता है, और पुरस्कार एवं दंड भी प्रभावित करता है, लेकिन ये निगेटिव होता है, ये बच्चों को नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर बच्चों की मनोवैज्ञानिक कारक को लर्निंग में प्रभावित कारक बताना था, इसलिए ये घास भी सही होगा। जबकि माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन यह हमारा कोई भी मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। तो आप लोग केवल का, गा और घा के साथ जाएंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है, यानी कि जो हमारा श्रवण, मैंने आप लोग को 4 कौशल बताए हुए थे, सु बो पाली, जो इसमें हमारा सु यानी कि श्रवण कौशल होता है, इसकी हमें सबसे अच्छी विशेषता बतानी है। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग श्रवण का मतलब कौशल का प्रयोग करते हैं, कि जब श्रवण कौशल एक वह कौशल होता है जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो उससे हमारा जो बच्चे अन्य होते हैं वो सुनते हैं, उनको शब्दों का अर्थ स्पष्ट समझ में आने लगता है, यानी कि मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। फिर इसके बाद है वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशगत अर्थ ग्रहण करना, ये बिल्कुल बात नहीं है। शब्दों को लिंग वचन कारक आदि बदलकर उनके सही प्रारूपों में प्रयोग करना, ये श्रवण के माध्यम से हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यह हम लोग जब लेखन के उसमें जानकारी करेंगे। अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना बिल्कुल नहीं करते हम लोग। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या हो जाएगी, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझते हैं। अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में शामिल हमें बताना है कि हमारे ये कौन कौन से, देखिए मैंने आपको बताया था सु बो पाली, तो यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं श्रवण, इसको बोलते हैं वाचन, इसको बोलते हैं पठन, और इसको लिखना। देखिए ये दोनों और ये दोनों जो श्रवण और वाचन होते हैं, ये हमारे अर्थग्राह्यता में आते हैं, और जो वाचन और लिखना होता है यह हमारे उत्पादकता में आते हैं, उत्पादकता कौशल होते हैं ये आप लोग याद करिएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर अर्थग्राह्यता की बात कही गई है तो श्रवण और पठन के साथ जाएंगे। यदि उत्पादकता कौशल की बात कहता तो हम लोग वाचन और लिखने के साथ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। मैंने आप लोग को पिछले भी कहा था कि जो हमारी हिंदी भाषा है वह राजभाषा है, ना कि प्रशासनिक भाषा, ना कि शिक्षा के माध्यम की भाषा है, और ना ही सहराजभाषा है। हमारी जो हिंदी है वह राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसको संविधान में पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। अब हमें अंग्रेजी भाषा क्या हो जाएगी हमारी, एक सहराज भाषा, क्योंकि राजभाषा हमारी होती है हिंदी और अंग्रेजी हमारी होती है सहराज भाषा, यानी कि द्वितीय भाषा भी इसको बोलते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारे हिंदी भाषित राज्य है उसमें हिंदी बोली जाती है, जो अंग्रेजी है नागालैंड, कोहिमा, इधर साइड हम लोग की इंग्लिश बोली जाती है, यानी कि जो अंग्रेजी है वो हमारा क्या है, एक सहराज भाषा या द्वितीय भाषा।
ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? आप लोग को पता होना चाहिए ध्वनि विज्ञान के हमारे 5 अवयव होते हैं। पहला नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इसको याद कर लीजिएगा। पहला होता है स्वनिम, फिर होता है शब्दांश संरचना, फिर होता है हमारा बालाघाट, लहजा और संयोजन। ये हमारे ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव होते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला है स्वनिम, दूसरा है शब्दांश संरचना, तीसरा है बालाघाट, चौथा है लहजा और 5वां है संयोजन। तो आप लोग देखिए इसमें 5 अवयव में कौन सा नहीं है? तो बालाघाट तो है, लहजा, संयोजन, विहंग दस्ती नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है इनमें से पढ़ने का कौन सा उपकौशल नहीं है? यानी कि जो हमारा पढ़ने का, आपको 4 कौशल पता है सुभोपाली, उसमें हमें बताना है कि पढ़ने का कौन उपकौशल नहीं है। यानी कि कौशल का भी एक होता है, दूसरा मतलब भाग होते हैं, उसको हम उपकौशल बोलते हैं। तो उसका हमें नहीं बताना है। देखिए ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ऊंचे स्वर में हम लोग पढ़ेंगे और अर्थ बताएंगे। ये हमारा किसका हो जाएगा? श्रवण कौशल या पठन कौशल के भाग है। पाठ सामग्री को सूचना है तो ध्यान से देखना है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जब हम किसी भी क्वेश्चन को बताना होगा तो हमें पाठ सामग्री को अच्छे से देखना होगा। निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, बिल्कुल बात सही है, हम लोग निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ते हैं। और उपकौशल में बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना, यह आपका निगेटिव शब्द है। बेहतर मतलब इसके हिसाब से आपका यह निगेटिव वर्ड है। आपको बताना था पढ़ने का कौन सा उपकौशल नहीं है। बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना हमारा कोई भी उपकौशल नहीं है। नेक्स्ट है एक शिक्षक जो है श्याम पट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है या लिखती है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देती है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है या लिखती है। विद्यार्थी से कहता है या कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयोग की जा सकती है। इस प्रकार के लघु परीक्षण देखिए, यानी कि जो हमारे एक अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद लिखती है, फिर ये खाली जगह छोड़ देती है, फिर लिखती है, फिर खाली जगह, फिर इधर खाली जगह छोड़ दिया, फिर लिखा, फिर इनके बाद जो है अनुच्छेद लिखने के बाद कुछ शब्द अलग से लिख देती है, ए बी सी डी, और वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन पे शब्दों को लिखो। तो यह बताना कि हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज परीक्षण। क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट। आप लोगों ने इंग्लिश में देखा होगा कि एक अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद में बीच में डॉट डॉट होते हैं, उसमें हमें शब्दों को भरना होता है। तो यानी कि क्लोज परीक्षा से संबंधित होता है। आप लोग बुद्धि परीक्षा जानते हैं कि विनय और साइमन ने बुद्धि परीक्षा किया था। बोध परीक्षा किसी के बारे में समझने का होता है। उपलब्धि परीक्षा अचीवमेंट टेस्ट होता है कि बच्चे ने क्या सीखा, उसके बारे में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि हमें परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं बताना है। तो देखिए, इनका निर्माण सुनिश्चित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। हम लोग परीक्षा इसलिए लेते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। इसका निर्माण सुनिश्चित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। निदानात्मक उपलब्धि परीक्षा इसके श्रेणी में आती है। बिल्कुल बात सही है। निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण आप लोग जानते हैं कि निदानात्मक परीक्षा वह परीक्षण होता है जब हम लोग किसी को पता लगा लेते कि इसमें क्या कमी है और उसका हम लोग सुधार करते हैं। उपलब्धि परीक्षा मैंने आप लोग को बताया है कि उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसपे बच्चों को देखते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा। ये पाठ्यक्रम और विशेष प्रोग्राम होते हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मानदंड है तो विशेष प्रोग्राम होंगे ही। ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा, विदेशी भाषा की रुचि के मापन करते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है, यानी कि यही बात इस क्वेश्चन के लिए सही होगी। जो हमारे मानदंड निर्धारित होते हैं या किसी दूसरी भाषा के लिए अप्लाई नहीं होते, न ही विदेशी भाषा की अभिरुचि का मापन करते हैं। ये केवल सुनिश्चित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए प्रयोग होते हैं। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ये पाठ्यक्रम और विशेष प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट गद्यांश से हम लोग कल की क्लास में करेंगे।
हम लोग का एक क्वेश्चन अभी छूट गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था आपका, शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर, मतलब यानी कि 3 हमारे लाल पेन है, 3 लाल पेन है और 2 नीली पेंसिल है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है कैसी पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता है पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में लेता और लेती है, पेंसिल अपनी जेब में डालते और कहते हैं कि मेरे हाथ में एक पेन है और मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रहा हूं या रख रही हूँ। पूरी प्रक्रिया शिक्षा के किस उपागम का अनुपालन करती है। यहाँ पर एक टीचर है, वो जो है 3 लाल पेन लिए है, 2 नीली पेंसिल लिए है, तो वह एक सब दिखाती है, उसके बाद एक पेन और एक पेंसिल रख लेती है। तो यानी कि वह यहाँ पर जो क्लासरूम में परिस्थिति है, यानी कि बच्चा क्या करेगा, परिस्थिति आधारित उपागम का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है कि हमारे पास 3 पेंसिल है, फिर 2 पेन है, इसको हम लोग ने देखा, फिर उसको जेब में रख लिया, तो हमारे पास कितनी पेंसिल बची। यानी कि जो कंडीशन है क्लास की, उस कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है। प्रदर्शन उपागम बिल्कुल नहीं होगा, प्रत्यक्ष होगा नहीं। मेन देखिए प्रत्यक्ष और प्रदर्शन तो हो रहा है क्लास में, लेकिन मेन जो आंसर आपका होगा परिस्थिति आधारित उपागम होगा, क्योंकि परिस्थिति के आधार पर यहाँ पर इस संदर्भ में आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग सीटेट का कंटेंट इसी तरह आपको अच्छा लग कर देते रहेंगे, जिससे आपका सीटेट क्लियर हो सके। जय हिंद, जय भारत।